हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा ये 11th की पॉलिटिकल साइंस है हमारा, यूनिट 7, फेडरलिज्म, संघवाद। ठीक है फ्रेंड। और एक बात और, 12th का जो जो भी एग्ज़ाम के लिए होना है वो आज आना है, या फिर 1 जून से पहले आपको सब पता चल जाएगा कि आपका पेपर होगा नहीं। और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी बताए जाएंगे जिनका पेपर होगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं अपडेट करूँगी आप लोगों को। और अगर मेरे वीडियो सही लगे और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ नोट्स को पोस्ट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एज अ 12th लेवल के हिसाब से ही मैंने बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं ये। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखो, संघवाद का अर्थ। अगर मैं संघवाद की बात करूँ कि संघवाद हम कहते किसे हैं, तो सिंपल सी आप एक बात मानो, जहाँ पे केंद्र, ठीक है, और स्टेट प्लस स्टेट, राज्य हूँ, दोनों मिलकर शासन करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र। संघवाद बोलेंगे हम इसे। ठीक है, और संघवाद जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल से भाषा में? संघवाद। ठीक है, अब देखो संघवाद की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। मैंने अभी बताया कि एक प्रांतीय स्तर पर, एक राज्य केंद्र स्तर पर। सिर्फ प्रांतीय स्तर पर आपका राज्य के जैसे मुख्यमंत्री हो गए, और केंद्रीय स्तर पर जैसे आपके पीएम हो गए। ठीक है, ये अपने राज्य से जुड़े विषयों पर ध्यान देते हैं, जबकि केंद्र पूरे राष्ट्र के लिए ही काम करता है। ठीक है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय समस्याओं के लिए काम करता है। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है कंपैरिजन टू स्टेट। ठीक है, तो उसे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि संघवाद क्या है। ठीक है, और जो ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड, भारतीय संविधान में संघवाद, तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, ये क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है फ्रेंड, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी संघ में शामिल होने के लिए हर राज्य अपनी खुशी से आ सकते हैं कि संघ में मुझे शामिल होना है, लेकिन अगर उसे बाहर निकलना है ना, तो संघ से बिना पूछे कभी बाहर नहीं निकल सकता। आने की खुशी उसकी होगी, लेकिन जाने का जो मार्ग होगा, जो हामी होगी, वो सिर्फ सेंटर की होगी। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 1 कह ही रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कुछ राज्यों को मिलाकर क्या बना है? एक मजबूत और शक्तिशाली हमारा क्या बना है? संघ बना है। ठीक है, भारत में जो संघवाद अपनाया गया उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने हमारे देश में विद्यमान विविधता को, समस्याओं को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि संघवाद को अपनाया। ठीक है, और संघवाद में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संघवाद की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि भारत में 3 स्तरीय, केंद्रीय स्तर है, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर है। फ्रेंड्स, इसका अगर कुछ डायग्राम बनाए तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे, जैसे यहाँ पे आप केंद्र लिख के उसके बाद यहाँ पे आप राज्य लिख दें। यहाँ पे आप क्या लिख दें? राज्य। ठीक है, और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? स्थानीय स्तर। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम हो जाएगा। आप किसी चीज़ को समझा रहे तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक सेकेंड साफ कर दूँ मैं। हाँ, दूसरा देखो, संविधान, भारत का संविधान क्या है? भारत में भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है। आपको अच्छे से पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। फ्रेंड्स, मुझे पहले तो कमेंट में ये बताइएगा कि शक्तियों का पृथकीकरण कौन से आर्टिकल में है। मुझे आर्टिकल बताइए कि किस आर्टिकल में शक्तियों का डिवीज़न है। और ये भी लिखिए कि शक्तियों का विभाजन, सबसे पहले ये थ्योरी को किस विचारक के द्वारा लाया गया था, कि शक्तियों का पृथक्कीकरण का जो सिद्धांत है वो किस विचारक के द्वारा लाया गया था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।
आगे देखो स्वतंत्रता न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होगा कि अगर आप किसी भी देश के शासन को देखते हो, ठीक है, भले उसके एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, बेटर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट अगर वहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर है ना, तो वो शासन की आधारशिला होती है ना, वो कमज़ोर है, टोटली कमज़ोर है। उस शासन में कोई जवाबदेहिता, कोई पारदर्शिता नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाए, ठीक है, और उसके उत्तरदायित्व और उसके महत्व को बढ़ाया जाए, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का यहाँ पे मतलब है कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। संविधान के ऊपर कहने का मतलब ये है कि संविधान में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे आइडल्स हैं, ठीक है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। चाहे आप न्यायपालिका ले लो, चाहे कार्यपालिका, हालांकि तीनों मिलकर सरकार बनाती है, लेकिन इनके अंतर्गत अगर कोई नीति बनाई जाती है, कोई स्कीम लाया जाता है, या फिर किसी चीज़ में अमेंडमेंट किया जाता है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि उसमें अगर कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ ये संविधान के अवहेलना है, या फिर संविधान के आदर्शों की अवहेलना हो रही है, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारा संविधान क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। हमारे संविधान में इस चीज़ के लिए भी प्रावधान है, इसीलिए संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और एक और चीज़ कि जो आप देखोगे कि संविधान में कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, तो कठोर और लचीलेपन का यहाँ पे मतलब आप ले सकते हो आर्टिकल। कठोर का अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो कठोर के लिए आप कह सकते हो आर्टिकल कौन सा है आपका 13, ठीक है, आर्टिकल क्या है 13। लेकिन जब मैं लचीलेपन की बात करूँ, लचीलेपन की, तो ये कौन सा आर्टिकल आएगा आपका 368, ठीक है फ्रेंड। 368। कठोर का मतलब क्या है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या फिर विधायिका है, इनके द्वारा कोई अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 368 के तहत, तो अगर लगता है कि वो संविधान की अवहेलना करता है, तो आर्टिकल 13 क्या करेगा, उस चीज़ को, उस अमेंडमेंट को रोक देगा, ठीक है। और हमारे संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके, इसीलिए हम आर्टिकल 368 को अपनाते हैं, जो कि एक लचीलेपन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, कि समय के अनुसार हमें अपने संविधान में अगर किसी चीज़ को परिवर्तन करना है, किसी चीज़ को ऐड करना है, ठीक है, तो हम आर्टिकल 368 के तहत उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 13 क्या करता है कि अगर किसी भी स्कीम के थ्रू आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के थ्रू किसी चीज़ की अवहेलना हो रही है संविधान में, तो आर्टिकल 13 उसको रोक देगा। आर्टिकल 13 क्या करेगा, उस अमेंडमेंट को रोक देगा, समझ गए। देखो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो शक्ति डिवीज़न यानी शक्ति विभाजन, मैंने अभी अभी कहा है कि मुझे कमेंट में बताना कि शक्तियों का विभाजन किस उसमें है, आर्टिकल में है, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और ये भी बताना है कि शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले किस विचारक ने दिया था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। विचारक ने दिया था। देखो शक्ति का पृथक्कीकरण क्या है, एक सेकेंड, हाँ अभी बताती हूँ। शक्ति का पृथक्कीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा है। विधायी शक्तियों यानी लॉ मेकिंग से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है, 245 टू 255 में। सेंटर और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियों का वितरण है, सी आप देखोगे, एक है संघ सूची, संघ, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। मुझे कमेंट में बताओ कि इनमें कितने कितने विषय आते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। इन तीनों में मुझे बताना है आप लोग कमेंट में कि कितने विषय आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारतीय संविधान के संघीय लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता मैंने आपको बता दी कि इससे ऊपर कोई नहीं है।
शक्तियों का डिवीज़न बता दिया, ठीक है। शक्ति का डिवीज़न कैसे है, केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका कितनी आवश्यक है ये भी बता दिया। संशोधन प्रणाली मैंने आर्टिकल 368 आपको बता दिया कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। अगर संविधान में कुछ ऐड करना है, किसी चीज़ को हटाना है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में परिवर्तन करना है तो हमें आर्टिकल 368 के तहत जाना होता है। आगे चलते हैं। संविधान में एकात्मकता के लक्षण क्या है, तो देखो इकहरी नागरिकता है भारत में, ठीक है। संघीय पक्ष अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, जो हमारी गवर्नमेंट संघ सरकार है वो क्या है, राज्य के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमारे आंदोलनकारीकर्ताओं नेताएं थे, उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान बहुलता विविधता में जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए ही केंद्र को अधिक मजबूत बनाया है, ठीक है। संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है, आप जानते हो। एकीकृत न्यायपालिका है। आपातकालीन स्थिति में एकात्मक शासन केंद्र। आपातकालीन स्थिति में आप देखते हो कि सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। कोई सेंटर कोई स्टेट नहीं रहता, सिर्फ वहाँ पे कोई स्टेट का काम नहीं होता, सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या आता है, सेंटर आता है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल होता है राज्य का है, लेकिन उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, संघ के, यानी संघ में कौन आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है फ्रेंड। हालांकि इन दोनों की शक्तियाँ समान होती हैं, लेकिन एक शक्ति है जो इन दोनों को अलग कर देती है। अगर आपको पता हो तो इससे भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा शक्ति है जो इन दोनों को अलग कर देती है। आगे चलते हैं। देखो इकहरी शासकीय व्यवस्था में अखिल यूपीएससी को आप ले सकते हो, यूपीएससी में, जिसमें आईएएस आता है, ठीक है, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, ठीक है। ये सेवाएं कौन कंडक्ट कराता है, आप देख सकते हो, सेंटर कराती है, ये सेंटर के थ्रू कंडक्ट होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन टू स्टेट को आप देख सकते हैं, स्टेट लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो स्टेट लेवल के, वो सभी कौन कराता है, स्टेट कराता है, ठीक है। संविधान में संशोधन में संघीय सरकार का महत्व। अगर संविधान में संशोधन करना है तो भी संघीय सरकार यहाँ पे मजबूत पक्ष आ जाता है नज़र, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताना, अगर ना समझ में आए तो। आगे चलते हैं। अब भारतीय संविधान में अगर केंद्र सरकार मजबूत किया गया है तो क्या कारण है मजबूत करने का, तो देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि विविधताएं हैं, धार्मिक बहुलताएं हैं, ठीक है, जिसमें सामाजिक आर्थिक कुछ समस्याएं भी हैं, और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता से उन्होंने सेंटर को पावर ज़्यादा दिया कंपैरिजन टू स्टेट, ठीक है। हमें सेंटर को, अगर हमें सेंटर को हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सेंटर को क्यों मजबूत किया, क्योंकि भारत आपको अच्छे से पता है धार्मिक बहुलता वाला देश है, अनेक विविधताओं वाला देश है, अनेकता में एकता वाली एकता की बात की जाती है, ठीक है। इन 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 आदर्शों को बनाए रखने के लिए और इसमें विद्यमान समस्याओं को दूर करने के लिए ही क्या कहा गया कि संविधान में सेंटर को अधिक पावर दी गई कंपैरिजन टू स्टेट, ठीक है। केंद्र को अधिक मजबूत और सशक्त बनाया गया था राज्य की तुलना में, ठीक है। आगे देखो, अब आता है भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। अब ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे भारतीय और संघ में तनाव होते हैं। मैं जहाँ बता रही हूँ, जहाँ पे संघ मतलब क्या है, केंद्र और राज्य जहाँ दोनों आ जाए वो क्या है, केंद्र प्लस राज्य आ जाए वो क्या है, संघीय सरकार, यानी संघ सरकार है, ठीक है। संघ सरकार याद रखना जहाँ केंद्र और राज्य दोनों का शासन हो, जैसे कि केंद्र में हमारे पीएम हैं जबकि स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हैं। ओके फ्रेंड, समझ गए होगे मुझे, हाँ लगता है, हो सकता है समझ गए आप लोग। देखो विवाद क्या हो सकते हैं, अगर केंद्र राज्य संबंध में विवाद करें तो स्वायत्तता की मांग हो सकती है। स्वायत्तता की मांग कैसे कह सकते हो कि अपने एक अलग राज्य की मांग कर लेना, जैसे कि आंध्र प्रदेश देखो, भाषाई आधार पे उसका गठन किया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अपने अलग मांग करते हैं स्वायत्तता की, मतलब स्वायत्तता का मतलब होता है उसकी खुद की, मतलब चॉइस, खुद के पर्सनल चीज़ें, खुद डिसीजन ले सके, खुद के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता हो, ठीक है। दूसरा वित्तीय स्वायत्तता, क्योंकि स्वायत्तता की मांग सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि वित्तीय स्वायत्तता मतलब आप देख सकते हो वित्तीय रूप में, प्रशासनिक रूप में, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे के रूप में हम सेंटर पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो
कि राज्य के अंतर्गत कोई भी परिस्थिति ख़राब होती है तो अगर वहाँ पे पैसों की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, सेंटर से मदद की मांग करते हैं। तो ये इनकी मांग है, ठीक है। आगे देखो, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति का शासन। आप देख सकते हो कि जब भी देश में कोई, देखो आर्टिकल 352 है, ठीक है, 356 है और 360 है। ये वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। आपका 356 है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और आपका 352 है आंतरिक गड़बड़ी या फिर सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिससे हम देश में चल रही स्थिति के लिए आपातकालीन स्थिति लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की मैंने बात करी कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति का शासन, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल एज अ एजेंट प्रेसिडेंट के लिए काम करता है और राज्य की सभी जानकारी, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी सभी जानकारी वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाता है जब राज्यपाल उसे अपनी बात कहता है। अगर राज्य में दिख रहा है कोई आंतरिक गड़बड़ी है या संविधान की नहीं, आंतरिक गड़बड़ी तो 352 में आता है। अगर राज्यपाल को लग रहा है कि हमारे स्टेट में कोई संवैधानिक गड़बड़ी है, संवैधानिक आदर्शों की अवहेलना हो रही है, तो राष्ट्रपति को क्या सलाह देगा कि आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। नए राज्यों की मांग कर सकते हो, आर्टिकल 370 आप देख लो एक बारी। आर्टिकल 370 हमारा क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। तो ये तो अभी तो हट गया है, मैं बस आज इस इशू डिस्कस कर रही हूँ। हमारा 370 आर्टिकल ले लो जिसमें स्पेशल प्रोविज़न फॉर जम्मू एंड कश्मीर था, तो इसको हटा दिया गया। इसको अब किसके अंदर ले गया, सेंटर के अंतर्गत ये आ गया, ठीक है। तो नए राज्यों की मांग इसी चीज़ से कैंसिल करना है। नए राज्य की मांग का मतलब यहाँ पे अगर राज्य अपनी मांग करे, इसका मतलब क्या है, उसका अपना संविधान है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना झंडा है, अपना सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो नए राज्यों की मांग उठ रही है। आगे देखो, समझ गया ना, आगे चलते हैं। देखो, अब अंतर्राज्यीय स्तर पर अगर हम विवाद की बात करें तो सीमा विवाद, आप देख सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जाहिर सी बात है सीमा विवाद होते ही रहते हैं। नदियों के पानी के लेकर विभाजन, ठीक है, नदियों का पानी के लेकर जैसे आप देख सकते हो कावेरी नदी विवाद, कावेरी जल नदी जो विवाद है वो भी देख सकते हो, 2 राज्यों के बीच में नदी को लेकर नदी के पानी के लेकर विवाद है। तो ये अंतर्राज्यीय स्तर के हो जाते हैं विवाद, ठीक है। आगे देखो, अब विशिष्ट प्रावधान कैसे हैं पूर्वोत्तर राज्य में। आप नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा देखोगे, जैसे सॉरी मुझे बना तो नहीं आता बट मैं बना रही हूँ, ठीक है। जैसे आप ये वाला पोर्शन देखोगे, ठीक है, भारत का, तो ये वाला जो पोर्शन होगा आप इस साइड का देखोगे, ये जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य में, तो इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है आर्टिकल 371 से लेकर के 371 तक, जिसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, नागालैंड है आपका, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है। इनको क्या दिया गया है, स्पेशल पावर, स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, स्पेशल पावर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको, इसीलिए हमारे देख सकते हो कि जो भी इशू होते हैं इन्हीं बातों को लेकर के होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन किया आप लोगों से, मुझे कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल में क्या अंतर है शक्तियों का, एक जो उन्हें अलग कर देता है, दूसरा मैंने क्या पूछा था, आज इस वीडियो में रिकॉर्ड होगा, आप लोग देखना, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई इशू होगा वीडियो से रिलेटेड तो मुझे इशू भी कमेंट करना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।